नमस्कार दोस्तों। हमने लॉ प्लेलिस्ट के पिछले वीडियो में बात की थी आईपीसी और सीआरपीसी को अमेंड करने की क्यों जरूरत थी, वो भी इतने बड़े लेवल पे उसमें सुधार करने की क्यों जरूरत थी। अब हम कुछ केस स्टडीज के माध्यम से इस चीज की और पुष्टि करेंगे कि क्यों जरूरत थी। चलिए तो देखते हैं पहला केस स्टडी। थोड़ा सा इसको अरेंज कर ले। साइबर फ्रॉड की नई परिभाषा। आज एक बिजनेसमैन है जो दिल्ली में रहता है। उसे एक ईमेल आया जिसमें लिखा था कि उसका बैंक अकाउंट ब्लॉक्ड हो गया है और उसे तुरंत एक लिंक पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स अपडेट करनी होंगी। राज ने वो लिंक खोला और अपना यूजर नेम, पासवर्ड और ओटीपी डाल दिया। अगले ही पल उसके अकाउंट से 5 लाख रुपए निकल गए। पुराने आईपीसी के समय में इसे आईपीसी 420 यानी चीटिंग के अंडर फाइल किया जाता था, लेकिन आईपीसी में साइबर फ्रॉड का कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं था। पुलिस को यह साबित करना पड़ता था कि यह ट्रेडिशनल चीटिंग है। इन्वेस्टिगेशन में समय लगता था क्योंकि डिजिटल एविडेंस के बारे में क्लियर प्रोविजंस नहीं थे। अब भारतीय न्याय संहिता 2023 में सेक्शन 318 में स्पेसिफिकली लिखा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से की गई धोखाधड़ी भी चीटिंग है। इसके अलावा सेक्शन 319 में आइडेंटिटी थेफ्ट को अलग अपराध माना गया है। सेक्शन 336 में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की टेम्परिंग को भी क्रिमिनलाइज किया गया है। अब पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में आसानी होती है क्योंकि डिजिटल एविडेंस को डायरेक्टली एक्सेप्ट किया जाता है। कोर्ट्स भी अब साइबर क्राइम्स को सीरियसली लेते हैं क्योंकि लॉ में क्लियरली डिफाइंड है। राज के केस में अब सेक्शन 318, 319 और 336 तीनों लगाए जा सकते हैं। एक्यूज्ड को 7 साल तक की सजा और हेवी फाइन हो सकता है। साथ ही राज को विक्टिम कॉम्पेंसेशन भी मिल सकता है, जो पहले इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था। चलिए दूसरा केस स्टडी देखते हैं। मॉब लिंचिंग नया अपराध। 2017 में झारखंड के एक छोटे से गांव में पहलू खान नाम के एक व्यक्ति को गाय ले जाते समय भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। यह मॉब लिंचिंग का एक ट्रेजिक केस था। उस समय आईपीसी में मॉब लिंचिंग के लिए कोई स्पेसिफिक सेक्शन नहीं था। पुलिस को आईपीसी 302 मर्डर, 147 राइटिंग राइटिंग 148 राइटिंग विथ डेडली वेपन्स, 149 अनलॉफुल असेंबली जैसी मल्टीपल धाराएं लगानी पड़ी। प्रॉब्लम यह थी कि भीड़ में से किसने एक्चुअली मारा, किसने सिर्फ देखा, किसने प्रोवोक किया, यह सब साबित करना बहुत मुश्किल था। केस कमजोर पड़ जाते थे और एक्यूज्ड बच जाते थे। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा कि मॉब लिंचिंग के लिए अलग कानून होना चाहिए। अब बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 में सेक्शन 103 के सब सेक्शन 2 में स्पेसिफिकली मॉब लिंचिंग को डिफाइन किया गया है। अलग अगर 5 से ज्यादा लोगों का ग्रुप किसी को रेस, कास्ट, कम्युनिटी, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, पर्सनल बिलीफ या किसी अन्य आधार पर मारता है तो यह मॉब लिंचिंग है। इसमें मिनिमम 7 साल की सजा है और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी तक हो सकती है। अब इन्वेस्टिगेशन आसान हो गई है क्योंकि इंडिविजुअल रोल्स साबित करने की जरूरत कम है। अगर कोई व्यक्ति मॉब का हिस्सा था और उसने क्राइम को सपोर्ट किया तो वो भी गिल्टी माना जाएगा। यह एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है जो समाज में कम्युनल हार्मनी बनाए रखने में मदद करेगा। ये तीसरा केस स्टडी देखते हैं। फाइनेंशियल फ्रॉड और कॉरपोरेट क्राइम। 2022 में मुंबई में एक बड़ी आईटी कंपनी के सीईओ ने इन्वेस्टर्स से 500 करोड़ रुपया इकट्ठा किया, यह वादा करके कि वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगे और 200% रिटर्न्स देंगे। लेकिन वो पैसा कहीं और इन्वेस्ट हो गया और कंपनी डूब गई। हजारों इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया। पुराने आईपीसी में इसे सेक्शन 406 यानी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, 420 चीटिंग
120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंडर फाइल किया गया, लेकिन कॉर्पोरेट फ्रॉड्स में इन्वेस्टिगेशन बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, डॉक्यूमेंट्स बहुत होते हैं, सेल कंपनीज बनाई जाती हैं, मनी लॉन्ड्रिंग होती है। आईपीसी में इन सब के लिए स्पेसिफिक प्रोविजंस नहीं थे। बीएनएस 2023 में सेक्शन 316 से 320 तक में प्रॉपर्टी और फाइनेंशियल ऑफेंसेस को बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है। सेक्शन 318 में अब स्पेसिफिकली कॉर्पोरेट फ्रॉड, पॉन्जी स्कीम्स और मल्टी लेवल मार्केटिंग फ्रॉड्स को कवर किया गया है। सेक्शन 319 में आइडेंटिटी थेफ्ट और फेक डॉक्यूमेंट्स के जरिए फ्रॉड को अलग कैटेगराइज किया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब विक्टिम कंपनसेशन का प्रोविजन स्ट्रांग है। कोर्ट कैन ऑर्डर दैट एक्यूज्ड की प्रॉपर्टी अटैच की जाए और विक्टिम्स को पहले पैसा दिया जाए। इन्वेस्टिगेशन में फॉरेंसिक ऑडिटर्स को इन्वॉल्व किया जा सकता है। डिजिटल ट्रेल को एविडेंस के तौर पे आसानी से प्रेजेंट किया जा सकता है। इस केस में सीईओ को अब सेक्शन 318, 319, 61 का सब सेक्शन 2 जो कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है और सेक्शन 111 ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अगर साबित हो के अंडर चार्ज किया जा सकता है। पनिशमेंट 10 साल से लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है और साथ में हेवी फाइन्स भी। तो चलिए वैसे ही हम लोग अपने केस स्टडी चौथा वीमेन सेफ्टी स्ट्रॉन्गर प्रोविजंस की तरफ देखते हैं। प्रिया एक 24 साल की आईटी प्रोफेशनल है जो बेंगलोर में अकेले रहती है। उसका एक कलीग लगातार उसे स्टॉक करता था, ऑफिस में, घर के बाहर और सोशल मीडिया पर भी। वो इनएप्रोप्रिएट मैसेज भेजता था। जब प्रिया ने मना किया तो उसने प्रिया की मोर फोटोज सोशल मीडिया पर डाल दी। पुराने आईपीसी में इसके लिए सेक्शन 354 डी स्टॉकिंग और 300 और सेक्शन 509 वर्ड्स और गेस्चर्स टू इंसल्ट मोडेस्टी थे, लेकिन साइबर स्टॉकिंग और डिजिटल हरासमेंट के लिए स्पेसिफिक प्रोविजंस नहीं थे। आईपीसी 354 डी में मैक्सिमम 3 साल की सजा थी जो बहुत कम मानी जाती थी। बीएनएस 2023 में सेक्शन 78 में स्टॉकिंग की सजा बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। सेक्शन 79 में स्पेसिफिकली वर्ड, गेस्चर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट द मोडेस्टी ऑफ ए वुमन को 3 साल की सजा है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है सेक्शन 77 जो सेक्सुअल हरासमेंट को ब्रॉडली डिफाइन करता है। अब डिजिटल और ऑनलाइन हरासमेंट को पूरी तरह कवर किया गया है। मॉर्फ्ड फोटोज डालना, फेक प्रोफाइल्स बनाना, रिपीटेडली अनवांटेड मैसेज भेजना, ये सब स्पेसिफिक ऑफेंसेज है। प्रिया के केस में सेक्शन 77, 78 और 79 लगाए जा सकते हैं, साथ ही आईटी एक्ट के सेक्शंस भी। एक और बड़ा बदलाव यह है कि अब 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ रेप में भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 64 के अंडर डेथ पेनल्टी तक दी जा सकती है। गैंग रेप में भी अब मिनिमम 20 साल की सजा है जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक बढ़ सकती है। केस स्टडी 5 ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नया कॉन्सेप्ट। मुंबई में एक गैंग था जो सिस्टमेटिक तरीके से एक्सटॉर्शन, लैंड ग्रैबिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग करता था। इसमें 20 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व थे। पॉलिटिशियंस और पुलिस ऑफिशियल्स भी इनसे जुड़े थे। पुराने आईपीसी में इसे हैंडल करने के लिए अलग अलग सेक्शंस लगाने पड़ते थे। आईपीसी 120 भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, 302 मर्डर, 384 एक्सटॉर्शन, 387 पुटिंग पर्सन इन फियर ऑफ डेथ इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन, ये सब अलग अलग प्रूव करने पड़ते थे। गैंग की ओवरऑल क्रिमिनल इंटरप्राइज को एक यूनिट के रूप में पनिश नहीं किया जा सकता था। बीएनएस 2023 में सेक्शन 111 में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को डिफाइन किया गया है। अगर कोई व्यक्ति किसी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट का मेंबर है या उसे सपोर्ट करता है तो यह एक अलग ऑफेंस है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मतलब है कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी बाय एनी इंडिविजुअल फॉर फाइनेंशियल गेन थ्रू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इन्वॉल्विंग वायलेंस, थ्रेट और इंटिमिडेशन। मतलब अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को अच्छा से डिफाइन किया गया है।
इसमें मिनिमम 5 साल की सजा है और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट। साथ ही सिंडिकेट की सारी इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट किया जा सकता है, विटनेस को प्रोटेक्शन दिया जा सकता है, इन्वेस्टिगेशन को स्पेशल एजेंसीज को दिया जा सकता है। यह प्रोविजन उन गैंग वार्स, माफिया ऑपरेशंस और ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नेटवर्क्स को टैकल करने में बहुत इफेक्टिव है, जो पहले आईपीसी के अंडर प्रॉपरली कवर नहीं होते थे। महाराष्ट्र में मकोका महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट था, लेकिन अब पूरे इंडिया में यह बीएनएस के थ्रू यूनिफॉर्मली अप्लीकेबल है। नई सजाओं की व्यवस्था। बीएनएस में सजाओं की व्यवस्था भी मॉडर्न हो गई है। पहले आईपीसी में सिर्फ इम्प्रिजनमेंट, फाइन या दोनों थे। अब बीएनएस में कम्युनिटी सर्विस को भी सजा के रूप में शामिल किया गया है। कुछ पेटी ऑफेंसेज में अब कम्युनिटी सर्विस दी जा सकती है जहां इम्प्रिजनमेंट जरूरी नहीं है। डेथ पेनल्टी अब सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ही दी जाती है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्लियरली डिफाइन किया गया है। अब यह तय है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट मीन्स इम्प्रिजनमेंट फॉर रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ अनलेस स्पेसिफिकली कम्यूटेड। फाइन की व्यवस्था को भी अपडेट किया गया है। अब इकोनॉमिक ऑफेंसेज में फाइन को क्राइम की ग्रेविटी के अकॉर्डिंग लगाया जा सकता है। पहले आईपीसी में बहुत से सेक्शंस में फिक्स्ड अमाउंट्स थे जो इन्फ्लेशन के साथ बहुत कम हो गए थे। विक्टिम राइट्स और कंपेंसेशन। बीएनएस में पहली बार विक्टिम राइट्स को सेंट्रल पोजीशन दी गई है। विक्टिम को हर स्टेज पर इन्फॉर्म्ड रखा जाएगा। इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल और सेंटेंसिंग में विक्टिम का स्टेटमेंट लिया जाएगा। विक्टिम को कंपनसेशन पाने का राइट है जो कोर्ट द्वारा तय किया जाएगा। बीएनएस में विक्टिम कंपनसेशन फंड की व्यवस्था है। स्टेट गवर्नमेंट्स को फंड बनाना होगा जिससे विक्टिम्स को तुरंत इंटरिम रिलीफ दिया जा सके। पहले कंपनसेशन का कोई सिस्टमेटिक मैकेनिज्म नहीं था। फास्ट ट्रैक जस्टिस। बीएनएस और बीएनएसएस में मिलकर फास्ट ट्रैक जस्टिस की व्यवस्था की गई है। रेप केसेस में अब 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होनी चाहिए और ट्रायल 6 महीने में। पहले केसेस सालों लटकते थे। फॉरेंसिक टीम्स को 7 दिन में रिपोर्ट देनी होगी। चार्जशीट 90 दिन में फाइल होनी चाहिए। ये सब टाइमलाइंस इंश्योर करती हैं कि जस्टिस डिलेड नहीं हो। अब आइए निष्कर्ष पे। बीएनएस 2023 सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं है, बल्कि यह भारत की न्याय व्यवस्था को 21वीं सदी के लिए तैयार करने का प्रयास है। कॉलोनियल माइंडसेट से आज़ादी, विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच, टेक्नोलॉजी को एम्ब्रास करना और स्पीडी जस्टिस, ये सब बीएनएस के कोर प्रिंसिपल्स हैं। अगले एपिसोड में हम हर टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। हम जनरल एक्सेप्शंस समझेंगे, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ऑफेंसेस देखेंगे, पनिशमेंट की फिलॉसफी जानेंगे और हर सेक्शन को एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। याद रखिए, लॉ सिर्फ रटने की चीज नहीं है। लॉ को समझना है, उसकी स्पिरिट को जानना है और यह देखना है कि वो सोसाइटी को कैसे अफेक्ट करता है। तभी आप एक अच्छे लीगल प्रोफेशनल, सिविल सर्वेंट या इन्फॉर्म्ड सिटीजन बन सकते हैं। तो अगले एपिसोड में हम बीएनएस के चैप्टर 1 और 2 को पढ़ेंगे, जहां डिफिनीशंस और जनरल एक्सप्लेनेशंस हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपसे निवेदन है, आग्रह है कि कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे वीडियो से इन्फॉर्म्ड हो सके, जागरूक हो सके। थैंक यू।